नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम ध्रुव सामनी के पीछे किए गए अध्ययन से आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अब शिखर स्वामी नामक पात्र का प्रवेश होता है। शिखर स्वामी रामगुप्त के विश्वसनीय अमात्य मंत्री या सत्ता की वर्तमान धुरी है। संपूर्ण साम्राज्य में जब सभासदों की बैठक हुई तो चंद्रगुप्त के स्थान पर रामगुप्त को प्रतिस्थापित करने में शिखर स्वामी का ही हाथ था। अब शिखर स्वामी आते हैं और बताते हैं कुछ आवश्यक बातें कहनी है देव। रामगुप्त से मिलते हैं, सभी अपनी बात रखते हैं। रामगुप्त: ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? नहीं। तो फिर ठीक, तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं, है ना? केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो, समझे ना? यह गिरिपथ सब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा। क्यों अमात्य? जिसकी भुजाओं में बल न हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। रामगुप्त शिखर स्वामी को अपना सबसे विश्वसनीय पात्र बताता है और राज्य का जो गिरिपथ है उसे ही सब झगड़ों का अंतिम निर्णय भी बताता है। क्योंकि रामगुप्त एक कापुरुष है और युद्ध से पीछे हटना चाह रहा है, इसलिए वह युद्ध की जगह बुद्धि को श्रेष्ठतम बता रहा है। आगे देखें। शिखर स्वामी: पहले इसे पढ़ लीजिए। रामगुप्त पत्र को जैसे ही पढ़ता है चौंकता है। चौंकिए मत, यह घटना इतनी आकस्मिक है कि कुछ सोचने का अवसर नहीं मिलता। रामगुप्त: हैं तो ऐसा ही, किंतु एक बार ही मेरे प्रतिकूल भी नहीं, मुझे इसकी संभावना पहले से भी थी। शिखर स्वामी: तब तो महाराज ने अवश्य ही कुछ सोच लिया होगा। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य गिरा हो उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। शिखर स्वामी ने कहा कि जब आपको इस समस्या का पहले से ही भान है तो निश्चित रूप से एक राज्य के स्वामी होने के नाते आपने उस समस्या का क्या निवारण करना है तो उसकी व्यूह रचना रची ली होगी। तो रामगुप्त कहते, कह दूँ? सोचा तो है मैंने, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? तो शिखर स्वामी क्या कहते हैं? यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था। नीति सिद्धांत के आधार पर आप ज्येष्ठ थे और इसीलिए आपको राजपुत्र बनवाया। रामगुप्त: वह तो मैं जानता हूँ, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आ गया है उस पर विचार करना चाहिए। यह तुम जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है, उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है। हाँ, थोड़ा सा साहस चाहिए। शिखर स्वामी: वह क्या? रामगुप्त: शकदूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता हो उसे अस्वीकार न करना चाहिए। ऐसा करने में इस संकट के बहाने जितनी विरोधी प्रकृति हैं उस सब को हम लोग सहज ही हटा सकेंगे। शिखर स्वामी: भविष्य के लिए यह चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय तो हमको बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। रामगुप्त हंसकर: तुम हमारी बुद्धि कब काम में आएगी? और हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभावों का कुछ पता लगा? शिखर स्वामी: कोई नई बात तो नहीं। रामगुप्त: मैं देखता हूँ कि मुझे पहले अपने अंतःपुर के ही विद्रोह का दमन करना होगा। ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। शिखर स्वामी: यह संभव नहीं, किंतु महाराज इस समय आपको दूत से साक्षात करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे। रामगुप्त: विचित्र हो चाहे सचित्र, मात्र तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है। भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हो
तो चलो। इस प्रकार रामदूत और शिखर स्वामी का संवाद होता है। दोनों शकराज द्वारा भेजे गए संधि प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं और रामगुप्त यह चाहता है कि मेरे प्रति षड्यंत्र कर रहे मेरे ही पत्नी और भाई, और दूसरी तरफ शकराज सारे के सारे एक चाल से ख़त्म हो जाए, ऐसी कोई राजनीतिक चाल चली जाए। इस तरीके से दोनों का प्रस्थान और मंदाकिनी का सशंक भाव से प्रवेश, आगे की रचना का कल अध्ययन करेंगे। नमस्ते।